नमस्कार, हमारे इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी दीपाली। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की सुर्खियां। सेमिकॉन इंडिया 2025 के दूसरे दिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदर्शनी का किया अवलोकन। सम्मेलन में 4 सत्रों का आयोजन। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में नई दिल्ली में जीएसटी परिषद की बैठक। जीएसटी सुधारों पर चर्चा। रोजमर्रा की चीजों पर टैक्स कम करने के लिए जीएसटी में हो सकता है बदलाव। विपक्ष द्वारा संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने पर भाजपा का पलटवार। कांग्रेस नेताओं के पास 2-2 वोटर कार्ड रखने का लगाया आरोप। पीएम मोदी की मां के अपमान पर राहुल और तेजस्वी से माफी की मांग। नक्सल मुक्त भारत अभियान को मिली बड़ी सफलता। सुकमा में 33 लाख के इनामी समेत 20 नक्सलियों का आत्मसमर्पण। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट को अंजाम देने वाले योद्धाओं को गृह मंत्री अमित शाह ने किया सम्मानित। और भारत और जर्मनी के बीच कई अहम मुद्दों पर सहमति। जर्मनी के विदेश मंत्री की डॉक्टर एस जयशंकर के साथ बैठक। जयशंकर ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में जर्मनी के सहयोग को बताया महत्वपूर्ण। जर्मनी के विदेश मंत्री ने की आर्थिक शक्ति और लोकतंत्र के रूप में भारत की सराहना। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेमिकॉन इंडिया के दूसरे दिन सेमीकंडक्टर क्षेत्र के विशेषज्ञों से बातचीत की और इस तकनीक का उपयोग करने वाले विभिन्न उत्पादों प्रोजेक्ट्स का अवलोकन किया। भारत की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के 2030 तक $1 ट्रिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। भारत अब प्रतिभा, भरोसे और तकनीक के दम पर वैश्विक सेमीकंडक्टर हब बनने की ओर तेजी से अग्रसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घरेलू और विदेशी निवेशकों को नीतिगत स्थिरता का भरोसा दिलाते हुए कहा कि भारत दुनिया की सबसे आधुनिक चिप बनाने की दिशा में काम कर रहा है और जल्द ही भारत की सबसे छोटी चिप दुनिया के सबसे बड़े बदलाव का कारण बनेगी। वहीं भारत में स्वदेशी सेमीकंडक्टर क्षेत्र पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लेख साझा किया गया है। ये लेख सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लिखा है। भारत की परिवर्तनकारी सेमीकंडक्टर यात्रा का जिक्र करते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लिखा है कि भारत की ये यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यापक दृष्टिकोण का हिस्सा है। उन्होंने लिखा है कि जैसे आधार, यूपीआई और इंडिया स्टैक ने हर नागरिक को तकनीक तक पहुंच दिलाई, वैसे ही अब भारत सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकोसिस्टम का निर्माण कर रहा है। मंत्री ने कहा कि सेमीकंडक्टर आज वैश्विक भू राजनीति के केंद्र में है। आधुनिक संचार, डेटा प्रोसेसिंग, एआई, नवीकरणीय ऊर्जा और सुरक्षा सभी सेमीकंडक्टर पर निर्भर हैं। ऐसे में आत्मनिर्भर भारत के लिए इस क्षेत्र में महारत हासिल करना अनिवार्य है। सेमीकंडक्टर निर्माण भारत के इस सफर पर प्रकाश डालते हुए केंद्रीय मंत्री लिखते हैं कि भविष्य में सेमीकंडक्टर की मांग और बढ़ेगी। राजधानी दिल्ली में चल रहे सेमिकॉन इंडिया 2025 में डेल्टा इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया ने अपनी अगली पीढ़ी की मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज प्रदर्शित की। कंपनी ने डिजिटल ट्विन प्लेटफॉर्म, उन्नत सेमीकंडक्टर असेंबली सॉल्यूशंस और इंटीग्रेटेड स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग आर्किटेक्चर पेश किया। एक खास आकर्षण तब देखने को मिला जब प्रधानमंत्री मोदी ने एक रोबोट पर हस्ताक्षर किए और उस पर वंदे भारत लिखा। डीडी न्यूज संवाददाता तापस भट्टाचार्य ने डेल्टा इलेक्ट्रॉनिक्स के हेड ऑफ सॉल्यूशंस अनिल चौधरी और बिजनेस हेड इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन डॉक्टर संजीव श्रीवास्तव से खास बातचीत की। डेल्टा का जो पवेलियन था वहां पे बहुत देर तक रुके। स्मार्टर ग्रीनर टुगेदर, ये उनका नारा है। आइए बात करते हैं उन्हीं के लोगों से कि कैसे ये स्मार्टर ग्रीनर देश बनाने में, विश्व बनाने में लगे हैं। कितना महत्वपूर्ण था, प्रधानमंत्री आए, बहुत
खुशी जरूर महसूस हुई होगी, गर्व भी महसूस होगा कि प्रधानमंत्री खुद आप लोगों से और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने बहुत समय देके आप लोगों से बात की। जी, बहुत बढ़िया लगा प्रधानमंत्री जी से मिलके। और जो आपने बात की स्मार्टर ग्रीनर टुगेदर, तो डेल्टा जो कि एक ताइवानीज कंपनी है, 50 साल से ऊपर हो गए उनको यहाँ पर, और इंडिया में हम लोग 25 साल से ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो हमारे पास जो सोल्यूशंस हैं इंडस्ट्री को देने के लिए, वो बहुत ही जिसे कहना चाहिए एनर्जी एफिशिएंट हैं, और हम लोग वातावरण का बहुत ध्यान रखते हैं ताकि कोई भी ऐसी चीज जो पर्यावरण को दूषित करे हम उसको ना बनाएं। उन्होंने कहा था कॉप में कि 2070 तक भारत जो है अपना जो कार्बन उत्सर्जन है वो कम कर देगा, कार्बन न्यूट्रल तैयार हो जाएगा। तो इसमें डेल्टा की बहुत बड़ी भूमिका निभाने होने वाली है ना अनिल जी? हाँ, होने वाली है, और ये प्रधानमंत्री जी का फोकस भी था इस पे कि भाई आप बताइए आप सेमीकॉन में कैसे इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहे हैं। तो आज जो हमने उनको एक्सप्लेन किया मेनली, वो हमने उनको डिजिटल ट्विन के बारे में बताया, जो 3 लेवल पे चलता है हमारे यहाँ पे, प्रोसेस लेवल पे, फैक्ट्री लेवल पे, और सबसे ज्यादा इंटरेस्ट उन्होंने दिखाया जब हमने उनको इक्विपमेंट लेवल पे डिजिटल ट्विन के बारे में बताया। आइए हम आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री का वो सिग्नेचर जो उन्होंने यहाँ पे किया। ये उन्होंने इस जगह पे, ये देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री का सिग्नेचर यहाँ पे। तो भी बहुत अच्छा लग रहा था जब वो इतना क्लोजली ये सब चीजें कर रहे थे। तो उसमें क्या था कि हमने उनको बोला कि सर हमारा जो कोलैबोरेटिव रोबोट है, आप उसके साथ एक गेम खेलना चाहेंगे क्या? तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल खेलेंगे। तो हमने उनको गेम स्टार्ट करके दिया। जब वो उसके साथ टाई कर दिया रोबोट के साथ, तो उन्होंने अपने आप को बड़ा अच्छा फील किया। और क्या क्या आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि IoT है, मशीन लर्निंग है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डेल्टा उसमें क्या भागीदारी निभा रहा है? हमारे पास बहुत सारे प्रोसेस के सॉल्यूशंस हैं। अगर आप इस तरफ चले तो मैं आपको वो भी दिखा सकता हूँ। ये जो है जिसको कहते हैं डिजिटल ट्विन सॉल्यूशन, जिसमें क्या होता है कि जो आपको फिजिकली फैक्ट्री में काम करना है, मैन्युफैक्चरिंग लाइन में काम करना है, वो पहले आप सिमुलेट कर लेते हैं अपने कंप्यूटर पे, और उसके बाद जब आपका पूरा सिमुलेशन तैयार हो जाता है फिर आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आपको बार बार अपने शॉप फ्लोर पे नहीं जाना पड़ता है। सॉफ्टवेयर के जरिए आप उसको पूरा सिमुलेट करके फिर आप प्रोग्राम रन कर सकते हैं। समय की बचत, पैसे की बचत है ना। तो ये एक तरीके का नायाब सोल्यूशन लेके आए हैं डेल्टा वाले। और वो दिन दूर नहीं कि देश में इस तरीके के सिस्टम्स बहुत ज्यादा आने को मिलेगा। पायनियर है डेल्टा, और सेमीकॉन 2025 फिर दर्शाता है कि किस तरीके से भारत आगे बढ़ रहा है, अग्रणी भूमिका निभा रहा है इस इंडस्ट्री में। कैमरा पर्सन योगेश के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में जर्मनी के अपने समकक्ष जोहान वेडफुल से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय समेत अनेक वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। भारत और जर्मनी के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक में कई अहम मुद्दों पर सहमति बनी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर और जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वेडफुल संयुक्त प्रेस वार्ता में बैठक के बारे में दोनों ने जानकारी दी। विदेश मंत्री ने बताया कि दोनों देशों के बीच कई क्षेत्रीय, वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों समेत राजनीतिक, रक्षा, आर्थिक संबंधों को और मजबूत बनाने पर चर्चा हुई है। India-Germany cooperation, on our relationship with the European Union, and we have exchanged views on regional, global, and multilateral issues. Discussions on various aspects of our ties. This includes our political cooperation, security and defense, economic relations, research and future technologies, climate and energy, as well as education, skilling, mobility, and people-to-people exchanges. द्विपक्षीय बैठक में पर्यावरण संरक्षण और हरित ऊर्जा को लेकर प्रतिबद्धता को दोहराया गया। इस दिशा में हरित ऊर्जा कॉरिडोर समेत कई योजनाएं शामिल हैं। साथ ही दोनों देशों के बीच स्कूल और कॉलेज के अल्पकालिक आदान प्रदान के लिए निःशुल्क वीजा पर सहमति बनी है। On climate and energy, we have been working for the last few years on what's called the Green and Sustainable Development Partnership. Now, some of you would be aware that projects under this have included the Nagpur Metro Rail, green energy corridors in 5 states, and the integrated water transport project in Kochi. Our discussions today also covered green hydrogen, green energy financing, and biofuels. 7, we have seen good progress in education and mobility.
I believe that the largest number of foreign students in Germany are now from India. We have also agreed on gratis visas for short-term school and college visits to further promote student exchanges. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में जर्मनी के सहयोग को उन्होंने महत्वपूर्ण बताया। एस जयशंकर ने कहा, दोनों देशों के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग में वृद्धि हुई है। द्विपक्षीय बैठक में संयुक्त युद्धाभ्यास के विस्तार पर भी सहमति बनी है। We greatly value the understanding that Germany has shown with regard to India's fight against terrorism. Minister Variful has himself been explicit about our right to defend our people against terrorist attacks. Our parliamentary delegation that visited Germany in June after Operation Sindoor was also warmly received. There's been an uptick in our defense and security cooperation. Germany participated in the Tarang Shakti air exercises last year and its ships made port calls to Goa. Today we agreed that such participation should be continued, indeed even expanded. In the past, we have had significant export control difficulties in the defense and security domain. I would like to express my appreciation today for the smoothening of these processes and more expeditious clearances. We also spoke about greater industry collaboration between our two countries in this context. केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भारत के दौरे पर आए जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान डेविड वेडफुल के साथ बैठक की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तस्वीरें साझा करते हुए लिखा कि जर्मनी के संघीय विदेश मंत्री जोहान वेडफुल के साथ भारत और जर्मनी के व्यापारिक प्रतिनिधिमंडलों के साथ एक बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक में व्यापार सुगमता, नियामक ढांचे और बाजार पहुंच को मजबूत करने पर चर्चा हुई। रक्षा, अंतरिक्ष, नवाचार और ऑटोमोबाइल क्षेत्र में सहयोग के अवसरों और हमारी साझेदारी की अपार संभावनाओं पर जोर दिया गया। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए अब खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कर्रेगुट्टालू पहाड़ी पर ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट को सफलतापूर्वक अंजाम देने वाले सीआरपीएफ, छत्तीसगढ़ पुलिस, डीआरजी और कोबरा के जवानों से भेंट की और उन्हें सम्मानित किया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी मौजूद रहे। इस मौके पर अमित शाह ने कहा, कर्रेगुट्टालू की दुर्गम पहाड़ियों पर लगातार 19 दिनों तक चले सबसे बड़े नक्सल विरोधी अभियान में बिना हताहत हुए 30 से अधिक नक्सलियों को मारकर इन वीर जवानों ने ऐतिहासिक सफलता प्राप्त की। नक्सल विरोधी अभियान के इतिहास में हमारे सुरक्षा बलों की बहादुरी स्वर्णिम अक्षरों में लिखी जाएगी। उन्होंने आगे कहा, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट में जवानों ने न सिर्फ नक्सलियों के बेस कैंप को नष्ट किया बल्कि उनकी सप्लाई चेन को भी भारी आघात पहुंचाया। मोदी सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार नक्सल विरोधी अभियानों में शहीद या घायल हुए जवानों और उनके परिजनों के जीवन को सुगम बनाने के लिए कटिबद्ध है। कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से हमारे सुरक्षा बलों का सम्मान किया गया। अमित शाह ने कहा, 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सल मुक्त बनाना मोदी सरकार का संकल्प है। जब तक सारे नक्सली या तो आत्मसमर्पण न कर दें, पकड़े न जाएं या समाप्त न हो जाएं, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। इस संकल्प को पूरा करने में हमारे सुरक्षा बलों के त्याग और समर्पण पर पूरे देश को गर्व है। इस बीच मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार माओवादियों के संपूर्ण उन्मूलन तक आक्रामक अभियान जारी रखेगी और साथ ही विकास को तेजी से आगे बढ़ाएगी। वहीं छत्तीसगढ़ में पुलिस और सुरक्षा बलों के एक्शन, पुनर्वास नीति और सरकारी योजनाओं से प्रभावित होकर सुकमा में 33 लाख के 20 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। जिले में सक्रिय 20 नक्सलियों ने हथियार डालकर मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया। आत्मसमर्पण करने वालों में 9 महिला और 11 पुरुष नक्सली शामिल हैं। इनमें से कई पर गंभीर नक्सली वारदातों में शामिल होने के आरोप हैं। यह आत्मसमर्पण डीआरजी, जिला बल और सीआरपीएफ की 111वीं, 217वीं, 218वीं, 226वीं और कोबरा की 203वीं बटालियन के संयुक्त प्रयासों का परिणाम है।
पुलिस के मुताबिक समर्पित नक्सली कई बड़ी घटनाओं और हमलों में शामिल रहे हैं। एसपी किरण चौहान और सीआरपीएफ अधिकारी के सामने नक्सलियों ने सरेंडर किया है। जिला पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा नक्सल निर्मूलन के लिए जो लगातार प्रयास किए जा रहे हैं उससे प्रभावित होकर आज 20 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। 20 नक्सलियों में 9 महिला नक्सली और 11 पुरुष नक्सली है। इन पे सब मिला के 33 लाख का इनाम रखा गया है। इनमें 2 नक्सलियों पे 8 लाख का इनाम है, 1 नक्सलियों के 5 लाख का इनाम है। इसके अलावा 4 नक्सलियों के पे 4-4 लाख का इनाम है और बाकी अन्य नक्सली अग्र संगठन के सदस्य हैं। सभी नक्सलियों को शासन द्वारा जो आत्मसमर्पण पॉलिसी है उसके अनुसार सभी बेनिफिट्स मिलेंगे, उनको रिवॉर्ड मिलेगा। मैं इसी मौके पे सभी नक्सलियों से ये अपील करता हूं कि जल्द से जल्द सरेंडर करके मुख्यधारा में शामिल हो जाए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मीडिया पार्टिसिपेशंस के अध्यक्ष एवं सीईओ और फ्रेंच पब्लिशर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष विंसेंट मोंटेगने के साथ मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री ने मुलाकात की तस्वीरें अपने एक्स हैंडल पर साझा करते हुए लिखा कि विंसेंट मोंटेगने से मिलकर बहुत खुशी हुई। नए युग के डिजिटल शिक्षण संसाधन विकसित करने और सभी के लिए सुलभ शिक्षण वातावरण बनाने के लिए हम मिलकर काम करेंगे। कहानियाँ, कॉमिक्स, इंटरैक्टिव गतिविधि आधारित वर्क ग्रुप सीखने वालों के साथ एक बेहतरीन जुड़ाव स्थापित करती हैं, जो शिक्षार्थियों में एक ज़रूरी कौशल विकसित करने में प्रभावी होती हैं। सीबीआई ने हरियाणा पुलिस, विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय के सहयोग से वांछित अपराधी मेनपाल ढिल्ला उर्फ सोनू कुमार को कंबोडिया से भारत लाने में सफलता हासिल की है। मेनपाल ढिल्ला, जिसे मेनपाल बदली हत्या के प्रयास, अवैध हथियारों के इस्तेमाल और आपराधिक साजिश जैसे गंभीर मामलों में दोषी पाया गया है। 2007 में बहादुरगढ़ में दर्ज मामले में उसे 2013 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। वो अन्य 2 मामलों में भी दोषी ठहराया जा चुका है। 2018 में हिसार जेल से 6 सप्ताह की पेरोल पर बाहर आने के बाद वो वापस नहीं लौटा और फरार हो गया। हरियाणा पुलिस के अनुरोध पर सीबीआई ने नवंबर 2024 में इंटरपोल के जरिए उसके खिलाफ रेड नोटिस जारी करवाया। जांच में पता चला कि वो थाईलैंड से कंबोडिया गया और फर्जी पासपोर्ट पर सोनू कुमार के नाम से वहां रह रहा था। मार्च 2025 में इंटरपोल चैनलों के जरिए उसके खिलाफ प्रोविजनल अरेस्ट का अनुरोध भेजा गया। जुलाई 2025 में कंबोडिया ने उसकी गिरफ्तारी की जानकारी दी और बाद में भारत को सौंपने का फैसला किया। इसके बाद हरियाणा पुलिस की टीम ने जाकर उसे भारत लेकर आ गई है। टीम हाल के वर्षों में इंटरपोल सहयोग से 100 से अधिक अपराधियों को भारत वापस लाया गया है। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रतापराव जाधव ने दिल्ली के सरिता विहार स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में 2 दिवसीय विभागीय सम्मेलन का शुभारंभ किया। 2 दिवसीय ये सम्मेलन राष्ट्रीय आयुष मिशन और राज्यों में क्षमता निर्माण पर केंद्रित है। सम्मेलन का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाना, आयुष संस्थानों को सक्षम करना और भविष्य के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार करना है। इस मौके पर आयुष मंत्री प्रतापराव जाधव ने कहा कि पीएम मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में आयुष ने अभूतपूर्व विस्तार और वैश्विक पहचान प्राप्त की है। उनके मार्गदर्शन में पारंपरिक ज्ञान को समग्र देखभाल का सशक्त स्तंभ बनाया जा रहा है। ये सम्मेलन सभी राज्यों को एक साथ संवाद करने का मौका भी दे रहा है। आज दुनिया भर में आयुष सेक्टर के प्रोडक्ट्स की जबरदस्त मांग है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच है कि आयुष घर घर तक जाए, योग घर घर तक जाए, घर तक नहीं बल्कि देश के बाहर में भी इसका प्रचार प्रसार हो। इसके लिए हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा बनना चाहिए, वो ये समिट में 2 दिन की डिटेल में चर्चा वहाँ पर करेंगे, विचार विमर्श करेंगे। जो भी सुझाव आएंगे वो अच्छे सुझाव को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। तमिलनाडु में भाजपा नेता के अन्नामलाई ने एक वीडियो साझा करते हुए डीएमके के सामाजिक न्याय के मॉडल को कटघरे में खड़ा किया है। के अन्नामलाई ने एक वीडियो साझा किया है जिसमें तिंडीवनम में अनुसूचित जाति समुदाय से आने वाले एक लोक सेवक डीएमके पार्षद के पैरों में गिरकर माफी मांगते नजर आ रहे हैं। के अन्नामलाई ने लिखा है, तिंडीवनम में अनुसूचित जाति समुदाय से आने वाले एक लोक सेवक को
डीएमके पार्षदों ने लगातार घेरा और डीएमके पार्षद राम्या के पैरों में गिरकर माफी मांगने पर मजबूर किया। अन्नामलाई ने लिखा है कि ये कोई अकेली घटना नहीं है। इससे पहले भी डीएमके मंत्री थिरू राजा कनप्पन ने एक सरकारी कर्मचारी को जाति सूचक गालियां दी थीं। डीएमके जिसे सामाजिक न्याय का नाम देती है, वो वास्तव में सामाजिक अन्याय के अलावा और कुछ नहीं है। वाराणसी में मेरी काशी क्रिएटर्स पाठशाला का आयोजन किया गया है। पर्यटन मंत्रालय और उत्तर प्रदेश जिला प्रशासन के सहयोग से आयुक्त कार्यालय परिसर में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में वाराणसी के यूट्यूबर्स, ब्लॉगर्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ और डीएवी कॉलेज के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। मेरी काशी क्रिएटर्स पाठशाला कार्यक्रम में विद्यार्थियों को कंटेंट क्रिएशन और वाराणसी के धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक स्थलों के लिए स्टोरी टेलिंग की ट्रेनिंग दी गई। आप बताओगे कि आप अपना परिचय देते हो कि क्या है इस क्रिएटर पाठशाला? हेलो, नमस्ते। पहली बात तो मेरा नाम कृतिका है। मैं हेरिटेज डिपार्टमेंट से हूँ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, और मुझे मेरी यूनिवर्सिटी की तरफ से ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं मेरी काशी और क्रिएटर पाठशाला में हिस्सा ले सकूं। बेसिकली इस इवेंट में हम लोग को जो एक लोकल इन्फ्लुएंसर होते हैं, लोकल क्रिएटर्स कैसे अपनी भावनाओं को या अपने शहर के सौंदर्यीकरण को आप तक पहुंचाना चाहे, उसको लेके उल्लेखित है। मैं ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट का कोर्स कर रही हूँ और आज की इस सेशन में, वर्कशॉप में हमें बताया जा रहा है कि कैसे छोटे इन्फ्लुएंसर्स, चाहे कहीं से भी, देश के किसी भी कोने से हो, वो अपने वीडियोस को और अच्छा कैसे बना सकते हैं। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी प्राप्त हो रही है कि यहाँ पे आते ही हम लोग ने देखा कि कैसे हम लोग अपने काशी को प्रमोट कर सकते हैं, बाहर के लोगों को बता सकते हैं कि आप आइए और यहाँ की छोटी छोटी हेरिटेज और ये सबको प्रमोट कीजिए और अपने देश को संभालिए। My name is Patrick. I am from Bangkok, Thailand, and this is such a great opportunity for me to explore more about the storytelling, especially when it comes to Varanasi. There are so many hidden gems and the story has not been told about Varanasi that I can bring up to the world. काशी केवल देसी ही नहीं, विदेशी लोग भी सीख रहे हैं कि कैसे हम आमंत्रित कर सकें, काशी के बारे में लोगों को बता सकें कि लोग यहाँ आएं और यहाँ के पर्यटन को बढ़ावा मिले। कैमरा पर्सन मनीष सिंह के साथ डॉक्टर रिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज वाराणसी। पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग ठाकुर श्री नैना देवी पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने मंडियाली जोल नैना देवी में हुए भूस्खलन का जायजा लिया। उन्होंने इलाके में हुए नुकसान और भूस्खलन से क्षतिग्रस्त हुए मकानों का निरीक्षण भी किया। स्थानीय लोगों ने उन्हें अपनी दिक्कतें बताई, जिन्हें सांसद अनुराग ठाकुर ने बड़े इत्मीनान के साथ सुना। स्थानीय लोगों से बात करते हुए उन्होंने लोगों को हर संभव मदद देने का आश्वासन भी दिया और जनता को ढाढ़स भी बंधाया। इस मौके पर उनके साथ विधायक रणधीर शर्मा भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को कर्मा पूजा की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, सभी देशवासियों, विशेषकर जनजातीय समुदाय के अपने परिवारजनों को कर्मा पूजा की ढेरों शुभकामनाएं। भाई बहन के अटूट प्रेम के प्रतीक इस त्योहार में प्रकृति पूजन का भी विशेष महत्व है। मेरी कामना है कि ये पावन अवसर हर किसी के लिए सुख, सौभाग्य और उत्तम स्वास्थ्य लेकर आए, साथ ही पर्यावरण संरक्षण के लिए भी प्रेरित करे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।